डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेमोरी के कंसेप्ट को, और इससे रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक होंगे तो उनको भी अपन लेके चलेंगे कि आपके कोई क्वेश्चंस मिस ना हो, कम से कम अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहे। अगर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मेन मेमोरी के बारे में, इसके जो टाइप्स हैं जैसे कि रैम और रोम, रैम के अंदर भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। रोम की बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज के अंदर इसको पढ़ते हैं अपन, 3 टाइप जो होते हैं इसके बारे में भी पढ़ते हुए आगे चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की, सेकेंडरी स्टोरेज की। तो इसके अंदर जैसे कि मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया। ऑप्टिकल स्टोरेज की अगर अपन बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी और ब्लू रे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। जो आजकल जो अगर अपन बात करें फास्ट और स्टेबल और ज़्यादा कैपेसिटी वाली जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती हैं जैसे एसएसडी, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। एक जो टॉपिक होता है जैसे कि मेमोरी के अंदर, प्रोसेसर के अंदर आता है सीपीयू रजिस्टर, उनकी अगर अपन बात करें कैशे मेमोरी, ये भी जो है क्योंकि यहाँ पर मेमोरी का पार्ट है, इनको कहीं ना कहीं मेमोरी के सेक्शन में ही पढ़ते हैं, तो इनको भी साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे कि अगर आपका क्वेश्चन आता है अंदर थोड़ा डेप्थ से भी पूछ ले तो आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर रहें और आप क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो अब अपन कंप्यूटर सिस्टम अपन यूज़ करते हैं तो मेनली इससे अपन 2 काम करते हैं। पहला तो अगर कोई प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको रन करना है, दूसरा किसी डेटा को स्टोर करना है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही अगर अपन प्रोग्राम चला रहे हैं तो प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए भी। और दूसरा अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज के आधार पर भी अपन मेमोरीज़ को यहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ी और इनको स्टोरेज के आधार पर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। मान लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको कोई टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए, अगर आपको कोई प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम के अगर नज़रिए से देखें तो प्रोसेसिंग के लिए कुछ डेटा की आवश्यकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो पर्टिकुलर एक स्टोरेज में रहेगा जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी में। अगर उसको लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज की बात करें तो क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है, इसका साइज़ फिक्स रहता है और ये कॉस्टली भी होती है, अदर प्रोग्राम्स की भी आवश्यकता होती है, इसलिए अपन एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह है या अदर मेमोरीज़ का अपन यहाँ पर यूज़ लेते हैं। अगर अपन इसमें बात करें तो मेमोरी के जो कंसेप्ट के अंदर जो अपन को इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है, उनकी कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंग, उनकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग ये अपने को इश्यूज़ यहाँ पर फेस करने को मिलते हैं। बट उनको अगर अपन बात करें, उनको ओवरकम करते हुए आज अपन जो लेके आए हैं फास्ट मेमोरीज़ का अपन यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से सिस्टम जो है वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग मेमोरीज़ का यूज़ करता है, वो भी अपन पढ़ेंगे। जैसा कि अपना सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी से पढ़ने से पहले अपन कुछ यहाँ पर एक्सेसिबल मेमोरीज़ की बात करें, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। तो 2 तरीके के एक्सेसिंग मेथड्स होते हैं। एक तो सीक्वेंशियल एक्सेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे 1 के बाद में 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। बट यहाँ पर कोई एड्रेस पर अगर अपन मूव करना चाहते हैं जैसे 6 पर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि स्टोरेज एक्सेसिबल जो अगर अपन बात करें कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड यहाँ पर यूज़ किया गया। दूसरी अगर अपन बात करें रैंडम एक्सेस, तो रैंडम एक्सेस में यहाँ पर अपन पर्टिकुलर एड्रेस पे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो 2 तरीके से अपन एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट को मेमोरी के अंदर। ये मैंने आपको बताया है मेमोरी रैम को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सीक्वेंशियल एड्रेसेबल मेमोरी और डायरेक्ट एड्रेसेबल मेमोरी। डायरेक्ट एड्रेस मेमोरी, 2 तरीके के एड्रेसेबल मेमोरीज होती हैं जिसको कंटेंट को एड्रेस करने के लिए, मतलब कंटेंट को किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा उसके लिए अपन 2 तरीके के एक्सेस मेथड्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यूनिट्स की बात करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूनिट्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो होती है क्या, बिट। बिट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं 0 या फिर 1 से। ठीक है, 0 को अपन देखो, ये जो 0 और 1 है अगर कंप्यूटर के अंदर बात करें तो ये सिग्नल्स होते हैं, और सिग्नल्स को अपन 0 और 1 के अंदर बताते हैं। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। अगर अपन बात करें तो ऑफ जो 0 है, 0 के अंदर मतलब है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और ऑन के अंदर है कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से अपन सिग्नल्स की बात करें कंप्यूटर के अंदर तो 0 1 को इस तरीके से समझते हैं। अगर अपन बात करें यहाँ पर बिट की, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये स्टोरेज की, और यहाँ पर
जीरो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ सिग्नल, जबकि 1 रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। अगर इसको बिट को बात करें एब्रिएशन की, तो एब्रीवेशन की पढ़ें तो बिट को अपन बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पर बी लिया गया है यहाँ से और आई टी यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर बाइनरी डिजिट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बाइनरी डिजिट्स इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। कुछ स्टोरेज के यूनिट मेजरमेंट की बात करें तो 4 बिट को अपन बोलते हैं 1 निबल, ठीक है, ये याद रखिएगा आप एक बार। और 8 बिट को अपन बोलते हैं 1 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट को अपन बोलते हैं 1 किलोबाइट, है ना। और 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट। इस तरीके से ये तो अपन को जनरली पता रहता है टेराबाइट तक। अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तो 1024 टेराबाइट के अंदर होता है 1 पेटाबाइट, फिर उसके बाद में हेक्साबाइट, फिर जीटाबाइट, फिर योटाबाइट, फिर ब्रोंटो और फिर जियोपे बाइट। तो इस तरीके से ये यूनिट्स हैं। आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ही आपको याद होनी चाहिए कि पेटा, हेक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो और जियोपे ये यूनिट्स होती है जिसके अंदर अपन मेमोरी को मेज़र कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर अपन बात करें तो वो बिट होती है, जिसके अंदर 0 और 1 इसके 2 यूनिट्स होते हैं। जैसे कि कुछ फीचर्स की बात करें तो जिस तरीके से मेमोरी डिफरेंट मेमोरीज होते हैं, उनके अंदर फीचर्स के अंदर अपन बात करें तो उसकी पर्टिकुलर अलग अलग स्पीड हो सकती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो डेटा लॉस्ट, अगर पावर जब तक है उसके अंदर तब तक तो वो वर्क करेगा, ये कंसेप्ट होता है वॉलेटिलिटी। और एक्सेस मेथड की बात करें तो वो डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज़ कर रहा है या सीक्वेंशियल मेथड एक्सेस कर रहा है। ये फीचर्स होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो क्या वह पोर्टेबल है, इस तरीके से भी स्टोरेज डिवाइसेस को अलग से फीचर्स के अंदर पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें एसएसडी की, तो उसको अपन ले जा सकते हैं दूसरी जगह, अपन दूसरे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्टेबिलिटी एक उसका फीचर हो गया, ठीक है। कैपेसिटी की बात करें या कॉस्ट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग अपन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टोरेज परचेज करते समय अपन को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। या फिर समझने की दृष्टि से भी अपन फीचर्स की बात करें तो स्पीड, वॉलेटिलिटी, एक्सेस मेथड, पोर्टेबिलिटी, कैपेसिटी एंड कॉस्ट, ये जब फीचर्स होते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं। जब अपन मेमोरी को चूज़ कर रहे हैं तो डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर टेबल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अगर कंपोनेंट की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ मेमोरीज जो हैं वो प्रोसेसर से रिलेटेड होती है, जैसे कि रजिस्टर प्रोसेसर के अंदर आती है ये, और प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क हो गया या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी हो गई जो अलग से अपन लगाते हैं। तो ये सब अपन कैटेगरीज के अंदर पढ़े। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ फीचर्स होते हैं, यहाँ पर स्पीड की बात करें या एक्सेस टाइम या कैपेसिटी कॉस्ट की, तो फीचर्स के अकॉर्डिंग अपन जैसे प्राइमरी मेमोरी हो गई या प्रोसेसर मेमोरीज हो गई, इनको अपन यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले एक्सेस टाइम की बात करें तो यहाँ पर एक्सेस टाइम का मतलब होता है कितनी देर में वो रेस्पॉन्स देगा। तो सबसे फास्टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर रजिस्टर होता है, फिर कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क और फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। अगर अपन ने रिक्वेस्ट डाली, अगर अपन बात करें प्रोसेसर ने रिक्वेस्ट डाली तो वो सबसे पहले इस ऑर्डर में वो रिक्वेस्ट बढ़ेगी। अगर ऑक्सिलरी मेमोरी है तो सबसे पहले वो रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, इस तरीके से टाइम लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस टाइम इसको अगर अपन बोलते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी की बात करें तो रजिस्टर के अंदर सबसे कम वो होती है, कैशे मेमोरी की साइज जो होती है वो उससे भी कम होती है, कैपेसिटी कम होती है उसके अंदर, और मेन मेमोरी की उससे ज़्यादा, हार्ड डिस्क की उससे ज़्यादा और ऑक्सिलरी मेमोरी की उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। साइज़ की बात करें तो साइज़ में भी ये बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जबकि जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो सबसे, अगर अपन बात करें कॉस्ट में, वो कम होती है। हार्ड डिस्क उससे ज़्यादा होती है, मेन मेमोरी उससे ज़्यादा कॉस्टली होती है, कैशे मेमोरी कॉस्टली, और सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें कॉस्टलीस्ट तो वह होता है रजिस्टर, क्योंकि ये प्रोसेसर का पार्ट होता है। और रजिस्टर जो होती है, जिस तरीके से आप देखिए 1 TB की अपन हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, SSD यूज़ करते हैं, तो रजिस्टर 1 TB का बहुत कॉस्टली होते हैं और ये सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में ये यूज़ आते हैं। तो रजिस्टर्स में बात करें तो ये सबसे जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम हो, कैपेसिटी कम हो, साइज़ उसकी कम हो और कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा हो, और प्रोसेसर के कंपोनेंट के रूप में इसको पढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करें कैशे मेमोरी की, तो कैशे मेमोरी का कंसेप्ट अपन पूरा पढ़ेंगे आज। और जो कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट होता है, मेन मेमोरी भी प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी स्टोरेज का, तो वो हार्ड डिस्क हो गया, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है। अब अपन बात करते हैं जो अपना पहला टॉपिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में। तो इस रैम की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन ए कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सेंट्रल स्टोरेज यूनिट होता है। क्योंकि अगर अपन बात करें प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की, तो वो रैम के अंदर ही वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, उसकी टास्क जो परफॉर्म होती है रैम के अंदर ही होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी प्रिंसिपल। जिस तरीके से मैंने आपको मेमोरी के प्रिंसिपल्स बताए थे, यहाँ पर इसके बताने का उद्देश्य ये था कि रैम को यहाँ से रिलेट कर पाए। जो ये सिक्वेंशियल एक्सेस है, यहाँ पर एक के बाद में एक उस पे जा रहा है, सब पे मूव करने की आवश्यकता होती है। अगर अपन को 6 पे जाना है तो सबसे पहले सब के ऊपर जाना पड़ेगा, सभी स्टोरेज यूनिट को चेक करना पड़ेगा, सभी अगर अपन बात करें सभी एड्रेसेस को चेक करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर रैंडमली अपन यहाँ पर 8 पे जा सकते हैं, अगर अपन बात करें 4 पे जा सकते हैं। ये जो है रैंडम एक्सेस मेथड होता है मेमोरी को एक्सेस करने का। तो रैम जो है, रैम यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेथड को यहाँ पर यूज़ करती है। इस तरीके से अपन बात करें, मीन्स डेटा कैन बी एक्सेस्ड एट एनी लोकेशन इंडिपेंडेंटली विच प्रीवियसली लोकेशन वाज यूज। अगर मान लीजिए पहले अपन ने जिस लोकेशन को यूज़ किया है तो उसी लोकेशन पे डायरेक्ट अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मेथड को रैम जो है वो यूज़ करती है। यहाँ पर अपन ने ये पढ़ा। एक कंसेप्ट होता है वोलेटाइल, VOLATILE। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो कुछ समय के लिए हो। अगर अपन इसका जो सेंस अपन कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, उसका मतलब है कि अगर रैम के सेंस में, अगर जब तक उसके अंदर पावर है, अगर जब तक इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, पावर है, तब तक ही उसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर रहेगा। इसको अपन बोलते हैं वोलेटाइल। अगर अपन बात करें नॉन वोलेटाइल की, तो जिस तरीके से यहाँ पर वोलेटाइल में रैम है, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रोम। ठीक है, इसको भी अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैम के अंदर अभी तक अपन ने पढ़ा एक सेंट्रल स्टोरेज होती है, एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस प्रिंसिपल पर यहाँ पर वर्क करती है, और नॉन वॉलेटाइल नहीं, ये वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल का मतलब है अगर पावर ऑफ हो गया तो रैम के अंदर जो डेटा है वो उड़ जाएगा, डेटा जो है वो क्रैश हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं वॉलेटाइल। नेक्स्ट अपन बात करें इसके टाइप्स की, तो यहाँ पर रैम को जो है वो डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पर बांटते हैं। अपन यहाँ पर 2 पढ़ रहे हैं, 2 पैरेलली इस तरीके से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक रैम की अगर बात करें, तो ये जो बनी होती है वो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ये चीज़ें आपको इस मतलब जो अपना सिलेबस है इसके अंदर जो अगर डेप्थ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपके लिए मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा नहीं हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप्स, जो रैम जो होती है वो बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। यहाँ पर स्टैटिक रैम की मैं बात कर रहा हूँ। तो रैम के 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अगर अपन बात करें स्टैटिक रैम की, तो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप्स, और ये शॉर्टर एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू डी रैम। इसका जो एक्सेस टाइम है वो डी रैम से जो है वो कम रहेगा। यहाँ पर 3 बातें आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक रैम की, तो ये कैपेसिटर्स से मिलकर बनी हुई होती है और लेस एक्सपेंसिव टू मेक। ये इससे अगर अपन बात करें एस रैम से, एक्सपेंसिव जो होती है वो कम होती है और स्लोअर देन एस रैम, और इसीलिए ये क्या होता है, स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक यहाँ पर रैम। डायनेमिक का मतलब अपन बोलते हैं कि जो चीज़ें चेंज होती रहती है उसको जनरली बोलते हैं डायनेमिक। वेबसाइट का मैं यहाँ पे आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, याद कैसे रखेंगे। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर पेजेस जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर पेजेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो थोड़ा कंसेप्ट से हट के मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बताया। वापस आते हैं, रैम के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप से अपन रैम को पढ़ते हैं। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, एक्सेस टाइम यहाँ पर कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक रैम, जो कि बनी होती है कैपेसिटर से और एक्सपेंसिव होती है कम, स्लोअर होती है एस रैम से। नेक्स्ट अपन एक तरीके की और रैम पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपने जनरली 2 तरीके की पढ़ी होगी। इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन करने का रीज़न आपको बताऊँगा। देखिए, पहले तो इसको समझ लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी।
जैसे कि मैंने आपको बताया, रैम जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है डेटा उसका उड़ जाएगा अगर पावर वहाँ पर चली गई तो। बट यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पावर ऑफ होने के बाद में भी यहाँ पर स्टोर रहती है। जैसे कि ये अपन पढ़ रहे हैं, बायोस का जो कंसेप्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के अंदर रहता है, तो वो कहाँ स्टोर रहता है? वो एक तरीके की रैम के अंदर रहता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब ये जो होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड करता है? आपको पता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक सेल लगा होता है। ठीक है। तो वो सेल उसको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है इस सिस्टम को चलने के लिए। ये तो हुआ अपना रैम का पार्ट। अब अपन पढ़ते हैं रोम का पार्ट। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसके अंदर द डेटा इज इन द रैम इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्विच ऑफ। दिस इज प्रॉपर्टीज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इसको पढ़ कैसे सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं? जिस तरीके से वॉलेटाइल में उड़ जाता है डेटा, नॉन वॉलेटाइल में यहाँ पर नहीं उड़ता है। तो आप एन से एन को यहाँ पर याद कर सकते हैं। कभी कभी अपने को कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि नॉन वॉलेटाइल कौन होता है और वॉलेटाइल कौन होता है। तो नॉन वॉलेटाइल जिसका डेटा नहीं उड़ता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है। रोम हैज़ ए स्पेशलाइज यूसेज इन्वॉल्विंग द स्टोरेज ऑफ डेटा प्रोग्राम दैट आर गोइंग टू बी यूज अनचेंज ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब रोम का कंसेप्ट अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर अपन को ऐसे डेटा को स्टोर करने की आवश्यकता है कि जिसको लंबे समय तक अपन को चेंज नहीं करना है या फिर रिप्लेस करते रहना है, अपडेट करते रहना है, डेटा को स्टोर करना है लंबे समय तक, तब अपन को रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ी। अब इसके टाइप की बात करें तो यहाँ पर रोम को जो है यहाँ पर कुछ टाइप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं। पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आपको जो पता होना चाहिए, दीज रोम आर प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इन रोम को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो है वो प्रोग्राम किया जा सकता है। बाद में उसको वो परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ आती है, बाद में उसको अल्टर नहीं कर सकता। अल्टर का मतलब होता है यहाँ पर चेंज करना, मॉडिफाई करना। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, और उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। बाद में उसके अंदर डेटा को चेंजेस करना हो तो उस रोम को वहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही ओनली है। दिस कंटेन ईच मेमोरी सेल इज़ लॉक्ड बाय फ्यूज़ और डायोड्स। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए जो कंटेंट होता है वो पर्टिकुलर सेल के अंदर लॉक किया जा सकता है, किसके द्वारा? फ्यूज़ के द्वारा या डायोड्स के द्वारा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन बोलें तो पी रोम के अंदर फ्यूज़ और डायोड जो है वो लगते हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल, और बाकी पी रोम की तो आपको पता ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्टर्ड, मतलब उसके अंदर चेंज किया जा सकता है, प्रोग्राम्ड उसको किया जा सकता है। अब यहाँ पर हाई वोल्टेज अपन देते हैं इनके लिए स्पेशल। अगर अपन बात करें ईच मेमोरी सेल के अंदर सेपरेटली हाई वोल्टेज के द्वारा इसको बाद में प्रोग्राम किया जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात है तो वहाँ पर डेटा उसके अंदर चेंज किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे हाई वोल्टेज को अपन को देना पड़ता है, और ये 10 साल से ज़्यादा तक डेटा को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे रजिस्टर जो है वो प्रोसेसर का पार्ट होता है, उनको अपन सीपीयू रजिस्टर भी बोल देते हैं। तो अदर टाइप ऑफ मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आती है, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। इस तरीके से ये होता है। मैं आपको बता दूं, सीपीयू के अंदर सीपीयू रजिस्टर्स यहाँ पर रहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट के अंदर ही अपन को रजिस्टर, जो बात करें स्मॉल स्टोरेज हाई स्पीड में कैलकुलेट करने वाले, और एक्सपेंसिव अगर अपन बात करें स्टोरेज तो वो होता है सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पर कैशे मेमोरी से ये कनेक्टेड है, जो कि मेन मेमोरी का पार्ट है। ये पूरा जो है वो मेन मेमोरी का पार्ट है। यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर जो होती है वो स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस होते हैं, जो कि एक पार्ट होता है कंप्यूटर प्रोसेसर का। कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में अगर डेटा को होल्ड करने की आवश्यकता पड़ी, अगर मान लीजिए ऐसा प्रोग्राम जो
बार बार अपन को डेटा वहाँ से मेन मेमोरी से फैच नहीं कराना, तो CPU रजिस्टर्स के अंदर उसका एड्रेस वगैरह डाल के वहाँ पर वो स्टोर किया जा सकता है, स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसका। ठीक है, अब रजिस्टर्स में होल्ड एन इंस्ट्रक्शंस, क्या तो वो या तो वो इंस्ट्रक्शंस रख सकते हैं या स्टोरेज का एड्रेस रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और डेटा भी वह रख सकते हैं। इनको अपन रखते हैं जो बिट के सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर रखते हैं। तो रजिस्टर के अंदर वापस मैं आपको बताता हूँ, अगर अपन बात करें ये प्रोसेसर का पार्ट होता है, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर डेटा रहता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रह सकते हैं, स्टोरेज का एड्रेस रह सकता है और डेटा भी रह सकता है एज बिट सीक्वेंस, बिट के सीक्वेंस के रूप में। अगर अपन बात करें नेक्स्ट मेमोरी जो होता है कैशे मेमोरी, या फिर उसको कैशे मेमोरी भी बोल देते हैं। अब कैशे मेमोरी का कंसेप्ट अपन को यूज़ क्यों आया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फास्टेस्ट मेमोरी बात करें इन जनरल तो वो कौन सी होती है कंप्यूटर के सेंस में, तो वो होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, रिसेंटली यूज इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस हाल फिलहाल में यूज़ आए हैं प्रोसेसर के द्वारा, और डेटा आर केप्ट इन वेरी फास्ट मेमोरी सो दैट द CPU does not have to access the main memory every time it required to access the data। कहने का मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस हाल फिलहाल में यूज़ आए और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर को ऐसा लगता है कि इनको बाद में यूज़ किया जा सकता है, तो वो कैशे मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी के अंदर वो डेटा को स्टोर करके रख लेता है कि बाद में मेन मेमोरी तक वापस वहाँ जाना नहीं पड़े। तो अगर अपन इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं मेमोरी का कैशे कंसेप्ट। अब कैशे कंसेप्ट में मान लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसर को रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई मेरे को वो डेटा चाहिए जो अभी मैंने रखा है, तो वो कैशे के अंदर क्या सर्च करेगा। ठीक है, वो सर्च करेगा, अगर उसे वह डेटा मिल गया तो ये जो प्रोसेस हुई डेटा मिलने को, इसको अपन बोलते हैं कैशे हिट। ठीक है, और कैशे के अंदर डेटा नहीं मिला तो उसको अपन बोलेंगे कैशे मिस। वापस मैं आपको बताऊं, इफ़ द मेमोरी एक्सेस फाइंड द डेटम इन द कैशे दैट इज़ कॉल्ड कैशे हिट। अगर डेटा उसके अंदर डेटम जो है वो नहीं मिला, ठीक है, डेटा उसके अंदर नहीं मिला, तो उसको अपन बोलेंगे कैशे मिस। इतना कंसेप्ट जो है आपको इस जो अपना सिलेबस है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। अगर कोई डेप्थ में कुछ चीज़ और बतानी हो तो मैं अलग से कैशे मेमोरी का कंसेप्ट वो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कैशे मेमोरी के बारे में, फास्टेस्ट मेमोरी होती है CPU के अंदर इंस्ट्रक्शंस को प्रेजेंट टाइम में स्टोर करने के लिए, अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनकी बाद में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो प्रोसेसर है उसको लगा कि इस इंस्ट्रक्शन को रख सकते हैं तो वो अपन कैशे के अंदर डाल देते हैं। अगर उस इंस्ट्रक्शन को वापस अगर प्रोसेसर फाइंड करना चाहा और वो मिल गया तो उसको कैशे हिट बोलते हैं, अगर नहीं मिला तो उसको कैशे मिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है कैशे मेमोरी का। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर यहाँ पर अपन ने इतनी चीज़ें अभी पढ़ ली है, जैसे कि अपन ने पढ़ा रैम के बारे में, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, जो नॉन वॉलेटाइल रैम। ठीक है, यहाँ पर अपन ने सेल वाला कंसेप्ट जाना। रोम के अंदर बात करें प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल वाली, और अगर अपन बात करें अल्ट्रा वायलेट वाली वो भी अपन ने पढ़ा। CPU के अंदर रजिस्टर्स को पढ़ा, कैशे मेमोरी को पढ़ा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर स्टोरेज मेमोरी, जिसके अंदर यहाँ पर आता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंदर अगर मान लीजिए परमानेंट डेटा आपको स्टोर करना है, देन वी रिक्वायर सम एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज की अपन को आवश्यकता पड़ती है, और इसको अपन एक्सटर्नल स्टोरेज को अपन यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी भी बोल देते हैं। अगर अपन बात करें सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल एक्सटर्नल मेमोरी, जिसके अंदर डेटा जो है वो उड़ता नहीं है, डेटा लॉस्ट नहीं होता है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरीज। मेन मेमोरी से ये स्लोअर होता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ किसके अंदर, इसके अंदर, कि यहाँ पर जो अगर अपन बात करें एक्सेस टाइम की, तो यहाँ पर सबसे कम होता है, फिर ये एक्सेस टाइम बढ़ता जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी का जो है प्रोसेसिंग फास्ट होगी, दैट्स वाई एक्सेस टाइम जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग इसके अंदर फास्ट होती है तो स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज में स्पीड वहाँ पर कम होती है, तो वो फास्ट जो है एज़ कम्पेयर टू रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी वो कम होता है, फास्ट कम होता है, मतलब स्लो होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी जो अपन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD की बात करें, यहाँ पर CD, DVD और ब्लू रे डिस्क के बारे में अपन पढ़ेंगे।
सबसे पहले मैग्नेटिक टेप की बात करें तो आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ये टेप है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक टेप के अंदर मैग्नेटिक ये ड्रम होता है, और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक डिस्क आर टाइप ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी का पार्ट है ये जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक टेप, ये एक मैग्नेटिक मेमोरी का पार्ट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैग्नेटिक टेप की, तो इसके अंदर डेटा एक्सेस का जो मेथड यूज़ किया जाता है वो सिक्वेंशियल मेथड यूज़ किया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो तरीके के एक्सेस मेथड होते हैं, पहला सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है रैंडम एक्सेस जो कि रैम के द्वारा वहाँ पर फॉलो किया जाता है। मैग्नेटिक ऑक्साइड की इसके ऊपर कोटिंग होती है जिससे ये मैग्नेटिक टेप जो है वो टास्क को परफॉर्म करती है, मतलब इसका रिजल्ट जो है मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से यहाँ पर डेटा को फीड यहाँ पर कर पाता है। दूसरी डिस्क ड्राइव की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, आजकल इनकी जो साइज़ होती थी 1.44 MB होती थी, जिस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी स्टार्टिंग में। आजकल तो ये मतलब कम ही यूज़ की जा रही है। तो इसके अंदर 3.5 इंचेस की ये इस तरीके से फ्लॉपी ड्राइव होती थी। इसके अंदर मैक्सिमम स्टोरेज जो है वो 1.44 MB होता था। इसके अंदर मैग्नेटिक कोटिंग की जाती थी प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर, ठीक है। और ये स्मॉल रिमूवेबल डिस्क होती थी और ये नॉट रिलायबल थी क्योंकि इसके अंदर डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा थे। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो इसका स्टोरेज है वो 1.44 MB होता था। नेक्स्ट जो स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर कुछ अपन बात करें तो सरफेस, मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर यहाँ पर डेटा स्टोर रहता है जिसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं। एक सिंगल डिस्क की बात करें तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती है। पहला ब्लॉक जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, और अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक हो गया। सेक्टर्स की बात करें तो इसकी ये सेक्टर हो गया यहाँ पर, और ट्रैक की बात करें तो ये गोल गोल जो है वो आपको ट्रैक दिख रहे हैं। अब यहाँ पर डेटा स्टोरेज जो रहता है, डेटा स्टोर रहता है ये सरफेस के ऊपर सेक्टर और ट्रैक्स के अंदर, ट्रैक्स के माध्यम से यहाँ पर डेटा स्टोर रहता है। और जो सेक्टर है इसके अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स रहती है। बाइट आपको पता है डेटा स्टोरेज की यूनिट है, तो यहाँ पर फिक्स नंबर्स के अंदर बाइट होती है, उसके ऊपर डेटा का स्टोरेज जो रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेटेंसी की प्रॉब्लम, ये जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी कभी अपन को जब अपन सिस्टम यूज़ करते हैं तो नॉट रेस्पॉन्डिंग आता है या प्लीज़ वेट जो आता है वो इसी प्रॉब्लम की वजह से आता है, क्योंकि जब अपन हार्ड डिस्क से डेटा को फैच कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो अपन बात करें यहाँ पर ये हेड जो इसका रिकॉर्डिंग हेड है या डेटा का जो एक्सेस करने का हेड है उसको वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो ये डिस्क है, सेक्टर है, पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है। तो इस दौरान जो है वो प्लीज़ वेट या नॉट रेस्पॉन्डिंग का, या फिर अगर अपन बात करें सिस्टम को वेट करने के लिए वो बोल देता है। जैसे अपन विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पूछेगा आपसे कि आपको प्रोग्राम को आप वेट करना चाहते हैं या कि ब्लॉक करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, इस तरीके से आपसे पूछता है। वो एक हार्ड डिस्क के अंदर जो लेटेंसी की वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाता है SSD के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो SSD रिमूव्ड लेटेंसी इशू कंसिडरेबली एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क की अपन बात करें तो यहाँ पर लेटेंसी की प्रॉब्लम SSD के अंदर नहीं आती है। इसी वजह से अपन यहाँ पर SSD को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर लेटेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है। सेम रेट पर अपन किसी भी एड्रेस पर अपन डेटा को फैच कर सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव SSD जो है वो फास्ट रहती है। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से काम करती है, डेटा बाय कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन नैंड चिप्स। यहाँ पर कुछ चिप्स होती है नैंड चिप्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के हिसाब से डेटा को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर डेटा को कंट्रोल करती है। जबकि यहाँ पर अगर अपन बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की तो यहाँ पर ट्रैक्स और सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर जो है वो कॉइल वगैरह का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हेड जो है वो रोटेट होता है और उसमें टाइम लगता है। ये आपने पार्ट देखा है हार्ड डिस्क का, और यहाँ पर है ये SSD स्टोरेज डिवाइस जिसको ड्राइव बोलते हैं। यहाँ पर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 इन मिलियन ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर्स विद इन द चिप्स। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है और नैंड चिप के ऊपर इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में डेटा को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है या स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो सेम रेट से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं और फास्ट इसलिए यहाँ पर ये होती है। तो SSD के बारे में अपन को इतनी बातें पता होनी चाहिए।
तो सीडी और डीवीडी को दोनों को एक साथ ही यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर इसका फुल फॉर्म होती है सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क, जबकि डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ पर ये वर्सेटाइल आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डीवीडी की फुल फॉर्म में डिजिटल वीडियो डिस्क डाल देता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसका एक्चुअल आंसर है वर्सेटाइल डिस्क। और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, मतलब यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, किस तरीके से यहाँ पर लेज़र लाइट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए सरफेस ऑफ द डिस्क की सरफेस के ऊपर यहाँ पर लेज़र का प्रयोग करके जो है वो डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर यूज़ ए थिनी लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई, यहाँ पर लाइट सेंसिटिव डाई का अपन यहाँ पर पेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाई जो है वो कोट होती है, फिर उसके ऊपर लाइट जब डालती है तो उसके वो सेंसिटिविटी से यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होते हैं। यूज़ ए सिंगल स्पायरल ट्रैक यहाँ पर यूज़ होता है। डेटा इज स्टोर इन पिट्स एंड डंप्स। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा जो स्टोर रहता है वो पिट्स एंड डंप्स के अंदर होते हैं। ये टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर डेटा यूजेस की, तो यहाँ पर रेड कलर की लेज़र यहाँ पर डाली जाती है इसके डेटा को पढ़ने और मॉडिफाई करने के लिए। अगर यहाँ पर बात करें सीडी के और डीवीडी के टाइप भी होते हैं जिसके अंदर डेटा को भी वापस अपन डाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रेड लेज़र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पॉलीकार्बोनेट की लेयर होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 2 लेयर्स होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको अपन पिट और लैंड बोलते हैं, और यहाँ पर डंप्स और पिट्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीवीडी की, सीडी की और डीवीडी की, दोनों की एक साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सीडी राइट, जिसको राइट किया जा सके केवल एक बार, सीडी आरडब्ल्यू, ये इसके अंदर बार बार इसको राइट किया जा सकता है, इरेज करके डेटा को मॉडिफाई करके वापस किया जा सकता है। तो ये पार्ट होते हैं किसके, सीडी के। तो द मेन डिफरेंस इन डीवीडी इन ड्यूल लेयर ऑफ दैट इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। अगर अपन डीवीडी की बात करें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, और जो बेसिक और मेजर डिफरेंस इसमें यही है कि इसके अंदर ड्यूल लेयर जो होती है वो होती है किसी की कोटिंग की ड्यूल लेयर होती है, जिससे इसकी स्टोरेज जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, जो डीवीडी और सीडी है उनसे ये किस तरीके से बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होता है और ब्लू कलर की लेज़र का यूज़ होता है रादर देन रेड लेज़र। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक तरीके की और मेमोरी जिसको अपन बोलते हैं फ्लैश मेमोरीज। आपके जो पेन ड्राइव्स होते हैं स्टोरेज में, अगर अपन बात करें मेमोरी कार्ड होते हैं, वो फ्लैश मेमोरीज के अंदर यही यूज़ आते हैं। इसके अंदर बेस्ड ऑन सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी के अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। मेमोरी की बात करें, इसको कनेक्ट किया जाता है, ये यूएसबी के द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसको अपन बोलते हैं। यूएसबी पोर्ट जो अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ आते हैं इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जो एक तरीके का अगर अपन बात करें कम्युनिकेशन का हार्डवेयर डिवाइस है, वो है यूएसबी। कैन बी यूज़ एज ए डोंगल। अब अपन बात करें एक टर्म्स, जो आपको डोंगल अगर अपन को कहीं दिखे, तो डोंगल के अंदर नॉर्मल यूएसबी नहीं, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस को, जो कि इस तरीके का होगा फ्लैश डिवाइस, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो अपने पेन ड्राइव बोल सकते हैं, और उसको डोंगल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अंदर प्रोग्राम बना के उसको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाल के डोंगल की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो डोंगल वर्ड अगर आपको दिखे या आपको पढ़ने को मिले, तो आपको इतना पता होना चाहिए डोंगल के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाला हुआ होता है। तो इस तरीके से अपन ने ये स्टोरेज यूनिट्स को पढ़ा। एक बार अपन इसकी समरी ले लेते हैं जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। रोम की बात करें तो यहाँ पर एक अलग से अल्ट्रावायलेट की यहाँ पर बात करी अपन ने। सीपीयू रजिस्टर किस तरीके से वर्क करता है, कैशे मेमोरी के अंदर कैशे हिट और कैशे मिस का कंसेप्ट देखा। मैग्नेटिक मीडिया की बात करी यहाँ पर, मैग्नेटिक टेप किस तरीके से वर्क करती है, कौन सी कोटिंग होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरीके से फास्ट होती है। इन अगर अपन बात करें मैग्नेटिक टेप से, हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट होती है किस तरीके से, अपन बात करें एसएसडी, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या प्रॉब्लम आती थी, उन पर्टिकुलर जो कोटिंग होती है वो किस तरीके से कोटिंग होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर अपन ने कंसेप्ट देखा। यहाँ पर एक्सेस की बात करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस। यूनिट की बात करें तो बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसका एब्रीवेशन अपन ने देखें। इसके यूनिट्स के अगर अपन बात करें तो ये सब पढ़ा अपन ने। यहाँ पर फीचर्स की बात करी स्टोरेज डिवाइसेस की, और अगर अपन बात करें तो इसके फैक्टर्स की बात करेगी, क्या क्या मेमोरी के फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उसकी, जैसे कि एक्सेस टाइम, रेस्पॉन्स टाइम जिसको अपन बोले, कैपेसिटी, साइज और कॉस्ट, किस तरीके से रजिस्टर जो वर्क करते हैं। रैम की बात करी यहाँ पर अपन ने,
और नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करी, बायोस के कंसेप्ट को जाना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसको बोले अपन। तो इस तरीके से अपन ने मेमोरी का पार्ट यहाँ पर पूरा किया।